हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज मैं आप लोगों के अम्मे होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड जेंडर एंड डेवलपमेंट लिंग और विकास का आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 महिलाओं की स्थिति, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। बाकी अब फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन। महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वाहन कर रही हैं और वर्तमान में महिलाओं ने एक सशक्त नारी की छवि स्थापित की है। समाज में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण वर्तमान परिस्थिति के आधार पर पूर्ण रूपेण नहीं किया जा सकता है। भारत में महिलाओं की स्थिति का विहंगावलोकन करने के लिए विभिन्न कालों जैसे वैदिक, मुस्लिम, ब्रिटिश एवं आधुनिक काल में उनकी स्थिति का अध्ययन करने के उपरांत ही समाज में महिलाओं की स्थिति का ज्ञान किया जा सकता है। विभिन्न ऐतिहासिक काल क्रमों में महिलाओं की स्थिति भी अलग अलग प्रकार की रही है। महिलाओं की स्थिति जानने का मुख्य रूप से उनका सामाजिक आदर, शिक्षा व्यवस्था, परिवार में स्थान, लैंगिक भेदभाव का होना, रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं का होना, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण लेने की क्षमता का प्रयोग एवं स्वतंत्रता आदि में निहित होता है। ये था हमारा महिलाओं की स्थिति। अब हम पढ़ेंगे कि वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। स्टेटस ऑफ वुमेन इन वैदिक पीरियड। प्राचीन काल में लगभग 200 ईस्वी पूर्व तक स्त्रियों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और उनकी शिक्षा का प्रबंध करना माता पिता का परम कर्तव्य माना जाता था। बालिकाएं 16 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करती थी। अर्थवेद में उल्लिखित है कि नारी विवाह के पश्चात तभी सफल हो सकती हैं जबकि उसे ब्रह्मचार्य की अवस्था में भली भांति शिक्षित किया गया हो। यहाँ स्त्रियां कृषि कार्यों तथा युद्ध संबंधी अस्त्रों के निर्माण का कार्य भी करती थी। वे अपने पतियों के साथ युद्ध में भाग लेती थी और धनु संचालन तथा अश्व संचालन में भी भाग लेती थी। स्त्रियों को वेदाध्ययन करने, शास्त्रार्थ करने, पुराणों का अध्ययन करने, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने, यज्ञादि कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये था हमारा वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति। ये प्राचीन काल 200 ईस्वी पूर्व तक स्थितियों में जो समाज में उनका स्थान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान उन्हें प्राप्त था। उनकी शिक्षा का जो प्रबंध है उनके माता पिता द्वारा परम कर्तव्य माना जाता था कि उनको शिक्षित कराने के लिए। और लगभग 16 वर्ष की आयु तक जो है बालिकाएं अपनी शिक्षा को ग्रहण कर लेती थी। यहाँ तक कि जो स्त्रियाँ थी ये कृषि कार्यों में युद्ध संबंधी अस्त्रों के निर्माण कार्य भी करती थी, अपने पतियों के साथ युद्ध में भाग लेती थी। तो ये हमारा वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थी। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला है हमारा मुस्लिम काल में महिलाओं की स्थिति। स्टेटस ऑफ वुमेन इन मुस्लिम पीरियड।
मुस्लिम काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी, हम इसके बारे में जानेंगे। मध्य का मुस्लिम आक्रांताओं और उनके शासनकाल का रहा है। 8वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत के अतुलनीय वैभव की ओर आकृष्ट होकर मुस्लिम आक्रमण पर आक्रमण करते रहे और धन संपदा लूट कर अपने साथ ले गए, परंतु इनका उद्देश्य मात्र लूट मार तक ही सीमित था। ये भारत में शासन स्थापित करना नहीं चाहते थे। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के अंतिम प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य नींव डाली थी। इनके बाद क्रमशः गुलाम खिलजी, तुगलक सैयद लोदी एवं मुगल वंश के शासन किया। लगभग 600 वर्षों तक भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य रहा। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। डॉक्टर F.K. कई के अनुसार मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मणीय शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। प्रथम मदरसे की स्थापना मोहम्मद गौरी द्वारा अजमेर में की गई। बाबर, हुमायूं, अकबर इत्यादि शिक्षा प्रेमी थी और इन्होंने मदरसे की स्थापना कराई। मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा प्रायः उपेक्षित रही और उनकी शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया। कम आयु की बालिकाएं मक्तबों में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करती थीं। निर्धन तथा निम्न वर्ग की स्त्रियां सामान्य या प्राथमिक शिक्षा से वंचित थीं। अकबर अत्यधिक उदारवादी शासक था जिसने इस्लाम में स्त्री पुरुष दोनों को समान महत्व दिया। सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्र रज़िया की शिक्षा का उत्तम प्रबंध किया और उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। वह स्त्री शिक्षा का हिमायती था। मुस्लिम काल में ऐसी कई मुस्लिम शासिकाएं भी हुई हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और कला युद्ध भूमि में भी दिखाई। इस संदर्भ में अहमदनगर की चांद बीबी के प्रयास उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अकबर की सेना से अपने साम्राज्य की रक्षा की। बाबर की पुत्री गुलबदन बानो बेगम विदुषी थी और हुमायूं नामा की लेखिका थी। इस प्रकार मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा चरम पर थी, जिससे जनसामान्य में स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और स्त्रियों की सामाजिक आदि स्थितियां दयनीय हो गई। बाल विवाह, बहुविवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, सती प्रथा इत्यादि कुप्रथाएं चरम पर थी। जनसामान्य की बालिकाओं और स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे और वे अपने अधिकारों से वंचित तथा अपेक्षित रह गए। ये थी मुस्लिम काल में महिलाओं की स्थिति। हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला है हमारा ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति। ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, हम इनके बारे में जानेंगे। स्टेटस ऑफ वुमेन इन ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश मिशनरी भारत में अपने धर्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने हेतु लालित रहते थे। प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा हेतु प्रयास किए। 1821 ईस्वी में
मिस कुक भारत आई और आते ही उन्होंने 8 बालिका विद्यालयों की स्थापना की तथा सन 1823 तक 14 और बालिका विद्यालयों की स्थापना की। मिशनरियों के इन कार्यों से प्रभावित होकर भारतीयों ने भी इस क्षेत्र में कार्य किए, जिसमें पूना में महात्मा ज्योति फूले ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिसमें वे और उनकी पत्नी पढ़ाते थे। 1849 ईस्वी में कोलकाता में वैश्यून ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। इसके पश्चात राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर ने कोलकाता क्षेत्र में कई बालिका विद्यालय की स्थापना की। 1851 तक ईसाई मिशनरियों ने ही 371 बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें 11,993 बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। 1850 में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार ने सहायता प्रदान की। उस समय अंग्रेजी द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भारतीय समाज सुधारकों राजा मोहन राय आदि ने खुला सहयोग दिया। लॉर्ड डलहौजी ने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तथा यह माना कि यह एक प्रमुख मुद्दा है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति जब तक सुदृढ़ नहीं होगी तब तक किसी प्रकार का परिवर्तन और विकास कल्पना मात्र ही रहेगा, और इस हेतु अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने, उनकी दशा में सुधार करने के लिए प्रयास किए, जिसमें भारतीयों ने भी योगदान दिया। 1854 के शिक्षा सुधार के पश्चात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जागृति उत्पन्न हुई तथा स्त्रियों की शिक्षा विशेषतः प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। कई संस्थाओं ने बालिका शिक्षा हेतु मुक्त हस्त से अनुदान दिया। ये था हमारा ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति, ब्रिटिश काल में महिलाओं की क्या पोजीशन थी, तो हमने इसके बारे में जाना। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन थी। भारतीय शिक्षा में सुधार हेतु सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग, जो उच्च शिक्षा पर झुकाव के लिए केंद्रित था, इसीलिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, का गठन किया गया। आयोग ने स्त्री शिक्षा को गंभीरता से लेते हुए इस विषय में निम्न सुझाव दिए, जिसमें पहला है स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा एक समान न हो, अपितु स्त्रियों की अभिरुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा है महिला तथा पुरुष अध्यापकों का समान वेतन हो, मतलब इनकी जो सैलरी हो दोनों की एक ही जैसी हो, किसी की कम किसी की ज़्यादा ना हो। और तीसरा है बालिकाओं हेतु शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है कॉलेज स्तर पर सह शिक्षा का प्रोत्साहन। एंड पांचवा है स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि करने हेतु उनकी शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस समय तक देश में 100 से अधिक महिला महाविद्यालय थे। पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन द्वारा स्त्री शिक्षा में प्रगति तथा उनकी सामाजिक, राजनैतिक,
आर्थिक इत्यादि उन्नति का कार्य योजनाबद्ध रूप से संपन्न किया जाने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में स्त्री शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए तथा इसी समय 1952 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग का गठन किया गया। आयोग का मानना था कि माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों तथा पुरुष दोनों की शिक्षा समान होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा विषयी आयोग के मुख्य सुझाव निम्न प्रकार थे। इन्होंने क्या सुझाव दिया इसके बारे में देखते हैं हम। तो पहला है सह शिक्षण संस्थाओं में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति का सुझाव, और दूसरा है बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, शिल्प, गृह उद्योगों, संगीत एवं चित्रकारी के स्थान। एंड तीसरा है स्त्री तथा पुरुषों की समान शिक्षा व्यवस्था। एंड चौथा है बालिकाओं को विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस प्रकार आयोग ने शिक्षा द्वारा महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक स्वावलंबन में भूमिका निभाई। ये था हमारा जो है स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति। तो और देखते हैं हमारा आगे क्या है। तो हम अब जो है इसी में हम थोड़ा सा और देखेंगे। हमारा ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। इस समिति ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उनकी शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव दिए। तो पहला था इसमें प्राथमिक स्तर पर बालकों और बालिकाओं हेतु समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था, मतलब दोनों का जो पाठ्यक्रम है वो समान होना चाहिए। और दूसरा है माध्यमिक स्तर पर बालकों और बालिकाओं हेतु समान पाठ्यक्रम की सुविधा। अगला है हमारा तीसरा नंबर माध्यमिक हेतु पृथक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। एंड चौथा है किसी भी स्थिति में बालकों और बालिकाओं की शिक्षा में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। 1946 में भारतीय शिक्षा पर समग्र रूप से सुझाव देने हेतु कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई तथा इस आयोग ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु शैक्षिक सुझाव इन शब्दों में दिए, जिसमें से पहला है बालिकाओं हेतु अलग से माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। दूसरा है माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाए। एंड चौथा है लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजने के लिए जनमानस को तैयार करना। तो ये था स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति। तो हमने जो है आज महिलाओं की स्थिति पढ़ी, जिसमें हमने वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में पढ़ा, ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति और मुस्लिम काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा तथा स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति क्या थी हमने ये पढ़ा। अब देखते हैं हमारी अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है महिलाओं की जनांकीय स्थिति, डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ वुमेन। तो हम देखते हैं महिलाओं की जनांकीय स्थिति। स्त्री और पुरुषों की संख्या किसी देश के महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुष की संख्या के बीच एक अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात का तात्पर्य जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों के साथ स्त्री संख्या के अनुपात से है। स्त्री जनसंख्या वृद्धि अथवा नियंत्रण
दोनों को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रजनन की क्रिया वे ही संपन्न करती हैं। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विकसित देशों में जहां स्त्री अनुपात अधिक है, जनसंख्या वृद्धि दर संतुलित है। इसके विपरीत विकासशील व अविकसित देशों में स्त्री अनुपात कम है, फिर भी जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। तो ये है भारत में यौन के आधार पर जनसंख्या का स्वरूप निम्नलिखित रहा है। मतलब वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1901 ईस्वी में जो है पुरुषों के 1000 पुरुषों के पीछे 972 स्त्रियों की जो है संख्या थी। और 1911 में जो है स्त्रियों की संख्या घट चुकी थी 1964, और 1921 में स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 955 थी। तो विकसित देशों में जहाँ स्त्री अनुपात अधिक है, जन्म दर कम है। वस्तुतः शिक्षा, रोजगार व जन्म दर का संबंध आपस में विरोधी है। शिक्षित एवं नौकरी पेशा महिलाएं कम शिशुओं को जन्म देना पसंद करती हैं। वे अधिक बच्चों की हानियों को समझती हैं, क्योंकि उन्हें प्रजनन व यौन शिक्षा का प्राप्त ज्ञान होता है। वे अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग होती हैं। वे उच्च जीवन स्तर बनाए रखना चाहती हैं तथा बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहती हैं। अतः देशों में जहाँ स्त्रियां शिक्षित हैं, जन्म दर कम है। इसके विपरीत अशिक्षित स्त्रियां ज्ञान के अभाव में अधिक बच्चे पैदा करती हैं। वे समझती हैं कि बच्चे तो भगवान की देन है, उन्हें कौन रोक सकता है। दुर्भाग्यवश भारत में अधिकांश स्त्रियां अशिक्षित हैं। वे प्राचीन रूढ़ियों में जकड़ी हुई हैं। अज्ञानता के कारण अनैच्छिक संतान के जन्म को नहीं रोक पाती। अतः भारत में जन्म दर काफ़ी अधिक है। लिंगानुपात की गणना का सूत्र। तो लिंगानुपात की गणना जो है, इसका एक सूत्र है लिंगानुपात। तो हम क्या करेंगे, उसमें स्त्रियों की जो जनसंख्या है उसको लिखेंगे, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या और गुणे 1000 कर देंगे। तो इससे जो है हम जनसंख्या निकाल सकते हैं कि अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। मतलब 1000 पुरुष है तो उन पर जो है स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसको अगर हमें निकालना है तो स्त्रियों की जनसंख्या जितनी है उतनी लिखेंगे, फिर उसको बटे में करके पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000 कर देंगे। और प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक लिंगानुपात। तो हम पढ़ेंगे पहले प्राथमिक लिंगानुपात क्या है। प्राथमिक लिंगानुपात से तात्पर्य गर्भाधान के समय गर्भस्थ शिशुओं के लिंगानुपात से है। सामान्यतः गर्भस्थ शिशुओं में बालिकाओं के अनुपात में बालकों की संख्या अधिक होती है। एंड दूसरा है हमारा द्वितीयक लिंगानुपात। द्वितीयक लिंगानुपात से तात्पर्य जन्म के समय से लिंगानुपात से है। दूसरे शब्दों में एक निश्चित समय में होने वाले कुल जन्मों में कितने लड़के एवं लड़कियां हैं, इस अनुपात द्वारा पता चलता है। द्वितीयक लिंगानुपात दो कारकों से प्रभावित होता है। पहला है प्राथमिक लिंगानुपात अर्थात गर्भाधान के समय लिंगानुपात से, तथा दूसरा गर्भपात से। ये दो चीज़ें हैं जिससे जो है दो कारकों से द्वितीयक लिंगानुपात प्रभावित होता है। भारत में लड़कों की प्रधानता दिए जाने के कारण गैर कानूनी रूप से भारी मात्रा में लिंग परीक्षण अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप कराए जाने वाले गर्भपातों में 99% से अधिक मामलों में गर्भस्थ शिशु लड़की होती है। अतः भारत में प्राथमिक लिंगानुपात और द्वितीयक लिंगानुपात में अंतर होता है। प्राकृतिक रूप से भी लिंगानुपात जन्म के समय पुरुषों के पक्ष में होता है।
ये था हमारा द्वितीयक लिंगानुपात। अब हम पढ़ेंगे तृतीयक लिंगानुपात। तो देखते हैं तृतीयक लिंगानुपात में क्या होता है। तृतीयक लिंगानुपात से तात्पर्य जनगणना के समय जनसंख्या के लिंगानुपात से है। प्राकृतिक रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जीवित रहने की क्षमता अधिक दी है। इसीलिए जिन देशों में महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी है, वहाँ महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक होती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट 2002 के अनुसार विश्व में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष तथा महिलाओं की 69 वर्ष है। विकसित देशों में क्रमशः 72 वर्ष एवं 79 वर्ष है। भारत में यह 62 एवं 64 वर्ष है। शिशु एवं बाल मृत्यु दरों के संबंध में भी यही निष्कर्ष निकलता है कि लड़कों में शिशु एवं बाल मृत्यु लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। इन्हीं प्राकृतिक कारणों से यदि अन्य बातें समान रहें तो जनगणना के समय पूरी जनसंख्या का लिंगानुपात निकाला जाए तो महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए। अधिकतर संपन्न देशों में यह महिलाओं के पक्ष में होता है। यदि लिंगानुपात कुल जनसंख्या में पुरुषों के पक्ष में है तो यह प्रदर्शित करता है कि उस देश में महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये था हमारा तृतीयक लिंगानुपात। अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लिंगानुपात पे इफ़ेक्ट डालते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला है जन्म के समय लिंगानुपात। ये किस तरह से जो है लिंगानुपात को प्रभावित करता है, हम ये जानेंगे। तो हमारा पहला है जन्म के समय लिंगानुपात। जन्म के समय प्राकृतिक रूप से लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में होता है, परंतु बालकों में मृत्यु की संभावना बालिकाओं से अधिक होती है। अतः तृतीयक लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में होता है। भारत में जन्म पूर्व लिंग परीक्षणों के कारण लिंगानुपात का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है। अब जन्म के समय लिंगानुपात पुरुषों के और अधिक पक्ष में होता है। एंड दूसरा है हमारा मरने वालों में लिंगानुपात। मरने वालों में लिंगानुपात पुरुषों व महिलाओं में मृत्यु दरें अलग अलग होने के कारण लिंगानुपात पर प्रभाव पड़ता है। अलग अलग देशों के मृत्यु पर आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रति 100 महिलाओं की मृत्यु के अनुपात में 100 से अधिक पुरुषों की मृत्यु होती है। प्राकृतिक तौर पर पुरुष भ्रूण महिला भ्रूण की अपेक्षा अधिक कमजोर होता है। अधिकतम देशों में शिशु मृत्यु दरें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। तीसरा है हमारा प्रवासियों में लिंगानुपात। तो देखते हैं कि प्रवासियों में लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात को प्रभावित करने वाला यह महत्वपूर्ण कारक है। सामान्यतः प्रवासियों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। इसका कारण अधिकतर समुदायों में पुरुषों प्रधानता होना है। पुरुषों के कंधों पर परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी होती है, अतः उसे गांव से शहर, एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में जाकर रहना पड़ता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास की मात्रा में इतनी कम होती है कि इसका कोई विशेष प्रभाव लिंगानुपात पर नहीं पड़ता है, परंतु ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात विशेषतया विकासशील देशों में
प्रवास के कारण प्रभावित होता है। ये था हमारा लिंग को प्रभावित करने वाले कारक। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा है कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है या महिलाओं की स्थिति कैसी है, और लिंगानुपात हमने पढ़ा। लिंगानुपात 3 तरीके से होता है, प्राथमिक लिंगानुपात, द्वितीयक एवं तृतीयक, और लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक। इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हमने पढ़ा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।